हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी एंड वेलकम टू क्लास 11। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का, जिसका नाम है जी नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके जी, अब देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो बच्चों के माइंड में आती है वो मैं क्लियर कर दूं। तो अब जो है बहुत सारे बच्चे जो 11 में आए होंगे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करी होगी। जिन्होंने कॉमर्स लिया उन्होंने एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करी होगी बिजनेस स्टडी की एनसीईआरटी की वेबसाइट से। और जैसे उन्होंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से जब पीडीएफ डाउनलोड करी होगी तो उनके सामने जो पहले टॉपिक आए होंगे ना, वो ये है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड द कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ये सारे के सारे टॉपिक आए होंगे। पर जब वो सेम चैप्टर यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, तो उनको सबसे पहला टॉपिक मिलता है नेचर एंड द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो ये क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक्चुअल में हमारा चैप्टर तो सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है, यानी ये चैप्टर जो है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 में बेसिकली हिस्ट्री वगैरह के बारे में बता रखा है कि हम पहले ट्रेड कैसे करते थे। ठीक है, बाटा सिस्टम यूज किया जाता था, फिर टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे कैसे चेंज आया और हमने कैसे उसको अडॉप्ट किया, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, बट इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए देखोगे कि यूट्यूब पे भी ज्यादातर लोगों ने आपको सेक्शन नंबर 2 से पढ़ाना स्टार्ट किया है। बट मैं भी आपको सेक्शन नंबर 2 से कराऊंगा, बट सेक्शन नंबर 1 भी मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा एक बार सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 99% जो आपके क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के अंदर से वो सेक्शन नंबर 2 से ही आएंगे, बट मैं सेक्शन नंबर 1 भी कवर करवाऊंगा। बेसिकली इतने बड़े हैं भी नहीं। ठीक है, बाटा सिस्टम में छोटे छोटे एक पैराग्राफ के टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ओके जी, तो चलो हमारा चैप्टर हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 2 से, नेचर एंड द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले इस वर्ड के बारे में समझने से पहले ना हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, जो है ह्यूमन एक्टिविटी। देखो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा। ठीक है, क्लास 10 की एसएसटी। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, जो भी एक्टिविटी एक इंसान करता है अपनी नीड्स को और अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, उसी को ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। मेरे कहने का मतलब, आप अभी क्या कर रहे हो, आपकी नीड ये है कि आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इसलिए आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये भी एक तरह की ह्यूमन एक्टिविटी होगी। इंसान जो भी काम करता है ना अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है कि एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग टू मीट हिज वांट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी इंसान अपनी नीड्स एंड वांट को पूरा करने के लिए जो भी काम करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। बड़ा सिंपल है ना। अब देखो, ह्यूमन एक्टिविटी भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक वो एक्टिविटी जो ह्यूमन करता है पैसे कमाने के लिए। मेरे कहने का मतलब जैसे मैं बताता हूँ, मान लो मैं कहीं जॉब करता हूँ, ठीक है, और वहां पर मैं जॉब क्यों करता हूँ, मैं वो एक्टिविटी क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे को पैसे मिले। वो क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म फॉर अर्निंग पर्पस इज कॉल्ड हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होता है जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी भी टाइप की सेटिस्फेक्शन के लिए करी जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई जो जूनियर है, ठीक है, वो आपके पास आता है और वो बोलता है भैया दीदी ये वाला क्वेश्चन कर दो, और आप लेते हो, कर दिया आपने, कहा ये ले दोस्त, हो गया तेरा क्वेश्चन। तो क्या आपको उसके पैसे मिले? नहीं, पर आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि यार एक जूनियर मेरे पास आया था और मैंने उसकी हेल्प कर दी, मेरी इज्जत बच गई, है ना। तो इसे कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी, क्लियर हो गया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस। तो क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेफिनेशन रीड कर देता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और अ लिविंग, यानी पैसे कमाने के लिए और अपनी जिंदगी वगैरह चलाने के लिए जो एक्टिविटी करी जाती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। एक फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, किसी के लिए तो कर रहा है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड, यानी जो भी एक्टिविटी हमारी सोशल, साइकोलॉजी और इमोशनल नीड को पूरा करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है, और उससे कोई पैसे नहीं मिलते, उसी को कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी, जैसे कि मान लो आपने आपकी जो मदर है वो अपने बच्चे को पढ़ाती है, अपने लड़के को या अपनी लड़की को अपने घर में पढ़ाती है, क्या उनको पैसे मिलते हैं? नहीं, बट एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने अपने बच्चे को थोड़ा आगे लेकर गई, यानी उसको अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करी। जैसे जूनियर और सीनियर वाला, क्या आपके पास बच्चे आए कि भैया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, दीदी वाला, तो आपने कर दिया, तो वो भी क्या है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने किसी को रोड क्रॉस करवा दिया, वो भी क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है जी, अब ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है ये, बड़ी ध्यान से सुनना। ये
ठीक है। अब थोड़ा आप 11th में आ गए हो, आपको पता है कॉम्पिटेंसी वाला एक अलग से टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ओन कंजम्पशन। जो फार्मर है वो राइस उगा रहा है खुद के लिए, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये आप मेरे को बताना। फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस स्कूल बैग्स फॉर सेल इन द मार्केट। एक फैक्ट्री वर्कर स्कूल बैग बना रहा है ताकि वो उसे मार्केट में बेच पाए, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो आप बताना। और साथ में अ पर्सन बैगिंग एट अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, यानी एक बैगर क्या कर रहा है, रोड पे जो है ट्रैफिक जो भी है ट्रैफिक लाइट वगैरह पे जो भी गाड़ियाँ रुकती है उनसे थोड़ा सा बैगिंग वगैरह कर रहा है, भीख वगैरह मांग रहा है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक डिफरेंस और भी बता देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, उसमें जो होता है गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जो आपकी सैलरी है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैक्स जो है प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जो भी जॉब होती है उसमें जाता है। मान लो आप बिजनेस के अंडर की कोई बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस से भी कुछ टैक्स वगैरह देते हो, तो याद रखना कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो टैक्स वगैरह नहीं दिया जाता, खुद को पैसे नहीं मिलते तो टैक्स कहाँ से दोगे। तो मैं ये तीसरे का आंसर बता देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होंगे। देखो, एक बैगर है वो भीख मांग रहा है, क्यों मांग रहे हैं, वो एक्चुअल में अपनी साइकोलॉजिकल, अपनी ह्यूमन नीड और अपनी सोशल नीड को पूरा कर रहा है। वो ऐश और आराम की जिंदगी के लिए बहुत सारे पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, बस इसलिए कर रहा है कि उसकी रोटी, कपड़ा और मकान की, या रोटी की तो जरूरत पूरी हो जाए, तो इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, दोबारा बताता हूँ। अब देखो, वो भीख मांग रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, क्या उसका टैक्स दे रहा है, मैंने अभी टैक्स वाला भी तो बोला था ना, टैक्स तो नहीं दे रहा ना, तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अगर कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए तो टैक्स वाला ये मेरा पॉइंट याद रखना, उससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके जी, चलो अब इसका डिफरेंस कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आप डिफरेंस बताओ। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव के मामले में, ऑब्जेक्टिव यानी क्यों करते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए करी जाती है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो सेटिस्फेक्शन के लिए करी जाती है। मनी मेजरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी को पैसे में नाप सकते हैं कि जी मैंने इतना काम किया, मेरे को 100 रुपये दो, 200 रुपये, 300 रुपये, बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पैसे में नहीं नापा जा सकता। ठीक है, कि जी मैंने रोड क्रॉस करवाया, अब मेरे को कितने पैसे मिले, पैसे नहीं मिले, सेटिस्फेक्शन मिला, उसको आप पैसे में नहीं नाप सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इकोनॉमी, क्या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में या नेशनल इकोनॉमी में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, बिल्कुल करती है। कहीं ना कहीं जो आप पैसे कमाते हो जॉब करके या इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, वो कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में ऐड ऑन होता है, तो हाँ ये ऐड करता है वैल्यू इन नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, बट ये कोई इकोनॉमी में, हमारी नेशनल इकोनॉमी में जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कोई ऐड ऑन वैल्यू नहीं करती है ना। अब किसी को रोड क्रॉस करवा रहे हो तो ये आपकी जीडीपी में थोड़ा ना ऐड होगा, है ना जी। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि एक वर्कर जो होता है फैक्ट्री में काम करता है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और एक ओल्ड मैन को आप रोड क्रॉस करवाते हो, उसकी हेल्प करते हो, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके जी, ओके, हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा पैसे के मामले में, ठीक है, बिजनेस का मतलब ही होता है थोड़ा सा पैसे, मनी माइंडेड होना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे के बारे में पढ़ेंगे, तो पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। देखो, 3 तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, एक तो बिजनेस करके, एक प्रोफेशनल और एक एम्प्लॉयमेंट। अब पहले मैं इसमें डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके अच्छे से देखेंगे। मैंने नोट बेसिकली इसलिए बनाया कि जो आपको लिखा हुआ है ना वही आप एग्जाम में लिख कर आ सको। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बिजनेस में इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको समझ तो आ जाता है बट लिखे क्या वो पता नहीं चलता, और लिखे कैसे, इसलिए मैंने जानबूझ के नोट्स बनाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जी, बिजनेस का मतलब क्या होता है। देखो, जब कोई आदमी या कोई भी पर्सन किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का एक व्यापार स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती, उसी को हम बिजनेस कहते हैं। और जब कोई बंदा बिजनेस करता है ना तो उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट मिलता है, और जो प्रॉफिट होता है वो अनसर्टेन होता है, यानी क्या पता इस साल मिले, अगले साल ना मिले, अगले महीने ना मिले, अगले महीने लॉस हो जाए। समझ आ गया। बिजनेस में एक बंदा सेल और परचेज और गुड्स से रिलेटेड काम करता है, और साथ ही में इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, और उसको प्रॉफिट मिलता है इसमें। ठीक है, प्रोफेशनल की बात करते हैं। प्रोफेशनल की बात करें ना तो ये वो लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, ठीक है, और उसके बदले में उनको प्रोफेशनल फीस मिलती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, लॉयर, ठीक है, लॉयर किसी का केस लड़ता है तो उसको फीस मिलती है, उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको फीस मिलती है। वो बंदा जिसका केस लड़ रहा है, अगर केस खत्म हो गया तो फिर भी क्या उसको मंथली सैलरी देगा? नहीं, एक बार फीस दे दी, खत्म। ठीक है, तो जो प्रोफेशन होते हैं ना उसमें फीस मिलती है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के पास एक बार जाते हो, आपका चेकअप वगैरह करा, उन्होंने कंसल्टेंसी वगैरह, थोड़ी एडवाइस वगैरह दी आपको कि ये खाओ, ये मत खाओ,
और उसके बाद उसने फीस चार्ज करी, तो वो प्रोफेशनल फीस होती है, ठीक है जी। और इसमें हाईली एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जैसे कि बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती, कोई बन जाता है बिजनेसमैन, है ना। आपने देखा होगा बहुत जो अनपढ़ है, जिन्होंने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अनपढ़ वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए था मेरे को, मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। बट प्रोफेशनल में हाईली स्किल्ड, कोई भी बंदा ऐसे में उठा के लॉयर नहीं बन सकता, या ऐसे ही बिना डिग्री के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो एक एक्सपर्टीज चाहिए होता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जिनको मिलती है सैलरी, ये किसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर यानी जो मालिक उनको काम बोलता है, ये उसी के अकॉर्डिंग काम वगैरह करते हैं। और इसमें भी कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन जरूरी होती है जो एम्प्लॉयर को चाहिए, ठीक है। मान लो आप डॉक्टर हो, बट मैंने बोला जी MBA की डिग्री लाओ तभी मैं आपको जॉब दूंगा, फायदा क्या, नहीं मिलेगी ना आपको जॉब। तो जो एम्प्लॉयर कहता है वही क्वालिफिकेशन और वही ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यानी जॉब मिलती है, ठीक है जी। इसमें प्रॉफिट, इसमें फीस, इसमें सैलरी या वेजेस, ओके जी। अब थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई, एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए बिजनेस की, क्या लिखेंगे सर, तो बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें प्रोडक्शन या सेल ऑफ परचेज हो रहा हो गुड का, या सर्विसेज वगैरह क्या हो रही हो, सप्लाई हो रही हो, और उसका जो मेन मोटिव होता है वो अर्निंग, प्रॉफिट होता है, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें सेल परचेज होता है, साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, और साथ में प्रोडक्शन भी होता है गुड्स का, उसे ही हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। मेन मोटिव इसका प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है जी। अब फीचर देख लेते हैं बिजनेस के। वैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कोई बैग बनाता है, जैसे हमने देखा ना बैग बनाता है, मान लो कोई, ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बैग बनाते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि वो बैग बेचेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी ना उसको फीस मिलेगी, उसको प्रॉफिट मिलेगा, जितना बैग बेचा है, जितना ज्यादा बेचा है उसका प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, दो वर्ड है ना, मैं आपको पहले से क्लियर करके चलता हूँ, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है प्रॉफिट। देखो, मैंने बैग 10 रुपए का बनाया, ठीक है, मैंने उसको 20 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए रेवेन्यू है, 20 रुपए मेरे को मिले, पर जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 10 रुपए का है, ठीक है। 10 रुपए की चीज मैंने 20 रुपए में बेच दी, तो 20 रुपए रेवेन्यू है, और जो 10 रुपए मेरे को प्रॉफिट हुआ, यानी जो बीच का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस में, सॉरी सेलिंग प्राइस में, और जो मैंने बेचा है उसमें, ठीक है, जिसमें मैंने बनाया है और जिसमें मैंने बेचा है, उसका प्राइस जो होता है, उसका जो बीच का डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ओके जी, क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं जी, और एक और लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी आप सप्लाई करते हो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें भी एक तरह से प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट कैसा होता है। देखो यार, सैलरी थोड़ी ना होती है, ऐसे थोड़ी ना कि आपका बहुत बड़ा ट्रक होगा, सब कुछ बिजनेस है, ठीक है, एक महीने आपके ट्रक बंद रहेंगे, क्या आपको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है। या आपको कोई प्रोफेशनल फीस मिल रही है? नहीं मिल रही, आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इसलिए वो एक बिजनेस कहलाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। क्या बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। पहली बात तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सबको ही पता है कि बिजनेस से हमें पैसा मिलता है, अर्निंग मोटिव के लिए होता है, इसलिए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन और एनी अदर साइकोलॉजिकल रीजन। ये प्यार वगैरह के लिए बिजनेस नहीं किया जाता, पैसे के लिए, रोकने के लिए किया जाता है बिजनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में क्या होता है, या तो आप खुद कुछ बना रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, जो गुड्स है वो खरीद के बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो इसी को ही हम कहते हैं जी प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और द सर्विस, ठीक है। तो बिजनेस में यही होता है। ओके, ये लिखा है कि बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वांट ऑफ द कंज्यूमर, यानी एक्चुअल में बिजनेस क्यों चलाया जाता है, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो वांट है, उसको पूरा करा जा सके। सो एवरी बिजनेस ईदर इटसेल्फ प्रोड्यूस, या तो वो खुद प्रोड्यूस करता है, या वो प्रोक्योर करके बेचता है, खरीदता है किसी और से, फिर उसको बेचता है, वो भी एक टाइप का बिजनेस हुआ, है ना जी। ओके, तीसरा जो फीचर है बिजनेस का वो ये होता है कि बिजनेस में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज जो होती है खरीदी जाती है और बेची जाती है, यही होता है बिजनेस, खरीदी और बेचने का काम ही होता है बिजनेस में, ठीक है। आप कहोगे सर मैं बैग बना रहा हूँ, ठीक है, मैं बैग बना के बेच रहा हूँ, तो मैं खरीद थोड़ा ना रहा हूँ, खरीद तो रहे हो, रॉ मटेरियल तो खरीदा होगा ना बैग बनाने के लिए, धागे वागे या जो भी बैग बनाने के लिए कपड़ा वगैरह, वो तो खरीदा होगा आपने, फिर ही तो आगे बेच रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस में भी क्या होता है कि खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ओके जी, अब है कि डीलिंग इन गुड्स एंड द सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। मान लो आपके पास एक फोन है, आपने एक दिन फोन बेच दिया किसी को, ठीक है, क्या उसको आप बिजनेस कहोगे? नहीं,
बिजनेस वो होता है जिसकी बिल्कुल फोन की शॉप है, जो डेली यही काम करता है, जिसका पूरे दिन यही काम है, फोन बेचना और खरीदना। अगर आपने साल में एक बार या 2 बार फोन बेच दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेसमैन बन गए। बिजनेस के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना पड़ता है, गुड्स को खरीदना और बेचना पड़ता है। ओके जी, बिजनेस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर एंड रिकरिंग बेसिस, यानी लगातार। ठीक है जी। अ सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ द सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। एक बार परचेज कर लिया एंड सेल कर दिया, उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। और साथ ही में जो हमारा बिजनेस होता है उसका जो मोटिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस करा जाता है प्रॉफिट के मोटिव से। ओके, ये लिखा था मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिजनेस तो बंद पड़ ही जाएगा ना, तो बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। नेक्स्ट है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। इसका क्या मतलब है, रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी रिटर्न का कुछ भरोसा नहीं होता कि आज प्रॉफिट हो रहा है, क्या पता कल ना हो। तो उसमें एक तरह से रिटर्न का कोई सर्टेनिटी नहीं होती। ठीक है, आज प्रॉफिट हो रहा है, क्या पता कल ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, क्या पता परसों बिल्कुल लॉस हो जाए। ठीक है, तो एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी, या मनी को कहते हैं कैपिटल। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा सा 11th में आ गए हो, अकाउंट्स भी ली होगी आपने, तो कहीं ना कहीं याद रखना कि जो हमारा पैसा होता है उसको कैपिटल वर्ड करके यूज किया जाता है। ठीक है, कैपिटल टू रन इट्स एक्टिविटी। बेसिकली जो बिजनेसमैन होता है वो पैसा लगाता है, ठीक है, अपनी एक्टिविटी को चलाने के लिए, ताकि उसको प्रॉफिट वगैरह मिले। बट ये सर्टेन नहीं होता कि उसको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि वो इतने ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी उसको प्रॉफिट ना मिले उसके बिजनेस में, हो जाता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में क्या होता है, हमेशा रिस्क का एलिमेंट रहता है। मान लो आपने बैग बनाया, कल उस बैग का फैशन चेंज हो गया, आपका तो माल धरा का धरा रह जाएगा ना, बेचोगे किसको फिर। या कपड़े में देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कपड़े के बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आज आप बना रहे हो कोई चीज, बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया, फिर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बैग बनाने वाले, आप देखो कैसे उनका कितना तगड़ा रिस्क है, उनको रिस्क क्या, लॉस ही हो रहा है एक तरह से। अभी बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, घर पे बैठे हुए हैं, तो बैग जो बना रहे होंगे उनकी कितनी बुरी हालत होगी। तो एक तरह से जो बिजनेस का बैग का बिजनेस कर रहे होंगे उनकी कितनी बुरी हालत होगी। तो इसलिए इसमें हमेशा एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। ठीक है जी, रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू द लॉस। मतलब लॉस का हमेशा डर रहता ही रहता है, रिस्क रहता ही रहता है किसी भी बिजनेस में। इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके, ये देखो अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल है, कोविड-19 किसी को नहीं बताता क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, क्या पता कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन के मेथड में चेंज आ जाए, स्ट्राइक वगैरह हो जाए, तो इन सब पर्पजेस की वजह से भी लॉस हो सकता है, इसलिए रिस्क हमेशा रहता है। और दूसरी बात है कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। ठीक है, आपको बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि MBA की डिग्री है आपके पास तभी आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे ना, उनके पास तो MBA की डिग्री भी नहीं होती, उन्होंने तो कोई कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी होती। ठीक है जी, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट पे। बिजनेस का बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, देखो इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, बट 5 आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, एग्जाम में पक्का आपको देखने के लिए मिलते हैं कि फीचर ऑफ बिजनेस बताओ। नेक्स्ट है कि आपका प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन इंक्लूड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख सकते हो आप विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जिसमें स्पेशल नॉलेज जरूरत होती है, स्पेशल नॉलेज की, स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, इंडिविजुअल में। और साथ ही में इसका जो इसमें जो मिलता है ना, वो मिलती है फीस। ठीक है, इसमें फीस मिलती है, जैसे डॉक्टर और लॉयर। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट इसमें क्या होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग और स्किल चाहिए होती है, और इसमें उसको फीस मिलती है। ओके जी, जैसे डॉक्टर, ठीक है, या लॉयर क्या करता है, उसको फीस मिलती है। ठीक है, वो भी उसको पैसे भी मिलते हैं, यानी कि वो एक तरह से इकोनॉमी एक्टिविटी है, और साथ ही में वो केस लड़ता है तो उसको फीस मिलती है। ओके, और उसके लिए एक स्किल्ड, हाईली स्किल्ड होना चाहिए लॉयर भी, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए। ओके, अब फीचर ऑफ प्रोफेशन क्या है, फीचर ऑफ प्रोफेशन सबसे पहले तो ये है, फीचर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, पहले तो यही है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको प्रोफेशन बनना है। बिना लॉ की पढ़ाई करे आप लॉयर नहीं बन सकते। ठीक है, बिना पढ़ाई करे आप बिजनेसमैन बन सकते हो, क्योंकि बिजनेसमैन में क्वालिफिकेशन की नहीं होती, बट बिना पढ़ाई करे आप लॉयर, बिना लॉ की पढ़ाई करे आप लॉयर बन ही नहीं सकते। बिना डॉक्टर की पढ़ाई करे आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते। ठीक है जी, बिना डॉक्टर गुलाटी तो बन गए, बट आप नहीं बन सकते। ठीक है, चलो जी, अब ये आ गया आपको समझ कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब है एवरी प्रोफेशन हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह से कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ों से ही वो स्किल और नॉलेज आती है। ठीक है, बेसिकली लॉ में पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है, या डॉक्टर में पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है, तो इस हिसाब से आप देखना। नेक्स्ट है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री।
इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा बन जाएगा, ठीक है। जब तक आपने 12th नहीं पढ़ी होगी, आपने क्लैट का एग्जाम देके क्लियर नहीं करा होगा, आप लॉयर में पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा स्कूल ही नहीं गया वो लॉयर बन जाए, ठीक है, लॉ के कॉलेज में एडमिशन ले ले, या कोई बंदा जो है उसने भी स्कूल नहीं करा और वो डॉक्टर बन जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन, यानी कोई ना कोई मतलब एग्जाम होता है या उनके एजुकेशन के बेसिस पे बनाया जाता है। जैसे कि लॉयर एग्जाम होता है क्लैट का, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमारा डॉक्टर, उसके लिए MBBS का एग्जाम होता है, बी फार्मेसी, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशनल का कोई ना कोई एक कह सकते हो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे कि मान लो लॉयर, ठीक है, अगर आपको लॉयर बनना है ना, ठीक है, मान लो आपने लॉयर वगैरह की पढ़ाई करी हो, तो हर लॉयर है ना इंडिया में का बार काउंसिल उसका मेंबर होता ही होता है, ठीक है। प्रोफेशन में एक चीज होती है कि प्रोफेशन जो होता है ना, उसमें जो भी प्रोफेशनल होता है वो किसी ना किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जरूर होता है, ठीक है। समझाता हूँ कैसे। ऑल प्रोफेशन आर एफिलिएटेड टू एन प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट एंट्री ग्रांट सर्टिफिकेट। मतलब उस एसोसिएशन का काम क्या होता है, एंट्री देखता है कि वो आए हैं, जैसे कि बार काउंसिल के बारे में बताया, लॉयर का एक से चेंबर बनाना, उसको सर्टिफाइड वगैरह करना इनका काम होता है, ठीक है। और प्रैक्टिस वगैरह एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट, यानी वो जो लॉयर के बारे में कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, लॉयर के कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स और रेगुलेशन, बेसिकली क्या क्या मेंटेन करना है उनको, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो समझ आया ना कि कोई भी प्रोफेशनल जॉब, जो जॉब तो नहीं कहना चाहिए, कोई भी प्रोफेशन होता है ना, प्रोफेशन, ठीक है, जॉब नहीं कह रहा, कोई भी जो प्रोफेशन होता है उसमें जो भी बंदा होता है वो किसी ना किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट जरूर होता है। जैसे लॉयर में क्या होता है, बार काउंसिल, हर एक लॉयर इंडिया में बार काउंसिल का मेंबर होता ही होता है। बिना बार काउंसिल के मेंबर के आप लॉयर हो ही नहीं, ठीक है, आपको कोई लॉयर ही नहीं मानेगा, ओके जी। नेक्स्ट है का कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आपको है ना एक कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, जो मर्जी करे बिजनेसमैन, बट जब आप एक प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल का करियर कर रहे होते हो, तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कोड ऑफ कंडक्ट का। जैसे कि डॉक्टर, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आपने देखा होगा कभी डॉक्टर से छोटी सी भूल हो जाती है ना, तो उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर डॉक्टर का बिहेवियर थोड़ा खराब होता है तो उसको बहुत बड़ी, तो उसे एक कोड ऑफ कंडक्ट मैंने करता है। सेम को उसको लॉयर, ठीक है, वो बिल्कुल ही अपने घर वाली बात नहीं कर सकता जज के सामने, तो उसको भी एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, ओके जी। सेम गोज फॉर टीचर, बहुत ही बुरी तरीके से अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कुछ नहीं कर सकता बच्चों के साथ, ठीक है, ऐसा, ओके। और नेक्स्ट है, तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर एक प्रोफेशन में, और उनको बहुत ही जो अपने कोड होते हैं, कोड कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन, बहुत ऑनेस्टली और अच्छे से सिंसियरली फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। डॉक्टर का मोटिव देखो, एक बार में ना डॉक्टर को शायद फीस ना मिले, बट वो इलाज जरूर करता है, और ये हमारे इंडिया की बहुत अच्छी बात भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि उनका मेन मोटिव होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को जो भी उनके पास आए हैं उनकी हेल्प करें। जैसे एक लॉयर का भी अपने जो भी जिन क्लाइंट का वो केस लड़ रहा है उसको जस्टिस दिलवाना, ये भी काम होता है लॉयर का, ठीक है जी। यही लिखा हुआ है कि सर्विस मोटिव, जबकि बिजनेस का जो मोटिव होता है प्योर पैसा कमाना होता है, अंधा पैसा कमाना, ठीक है जी। द बेसिक मोटिव ऑफ द प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट विद डेडिकेशन। डेडिकेशन से क्लाइंट को सर्व करना, जैसे कि लॉयर अपने क्लाइंट को जस्टिस वगैरह दिलवाना उनका काम होता है। नेक्स्ट है कि रिवॉर्ड एंड रिटर्न, यानी जो हमारा प्रोफेशनल जो होता है उसमें उसको क्या मिलता है, फीस मिलती है। मैंने आपको बताया था ना, फीस मिलती है, रिटर्न में सैलरी नहीं मिलती ना प्रॉफिट, फीस मिलती है। नेचर ऑफ वर्क, यानी क्या काम होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कंसल्टेंसी, एडवाइस वगैरह करना, ठीक है, सर्विसेज वगैरह देना क्लाइंट को। जैसे लॉयर एडवाइस वगैरह करता है कि ये करना, ये मत करना, ठीक है, सामने वाली पार्टी आए तो उससे बात मत करना, मेरे से लगाना, एडवाइस वगैरह का काम सारा का सारा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, जब एक बंदा दूसरे के अंडर काम कर रहा होता है, ठीक है, और इसमें भी कहीं ना कहीं स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग वगैरह क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि एम्प्लॉयर मांगता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, मतलब जो लोग होते हैं वो दूसरे के लिए काम करते हैं, एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, यानी एक तरह से वेतन वगैरह, सैलरी वगैरह मिलती है। वो सैलरी वेजेस के टर्म में भी हो सकती है, और ये रेगुलर होती है, रेगुलर इंटरवल में होती है, महीने टू महीने ऐसे होता है। फीस जो होती है जरूरी नहीं है कि महीने टू महीने हो, ठीक है, 6 महीने की एक साथ हो सकती है, या एक केस की, जैसे लॉयर है तो एक केस की हो सकती है, एक बार की फीस हो सकती है, बट जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो सैलरी होता है,
ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे बिजनेस आए, प्रोफेशन आए या एम्प्लॉयमेंट आए, तो पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच, फिर आगे स्टार्ट करना है। ठीक है जी, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन यानी जिसने आपको जॉब पे रखा है और आपके बीच में कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में भी हो सकता है कि जी मैं आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दे रहा हूँ, कल से आ जाना, या वो ओरल भी हो सकता है कि भैया आप आ जाना कल से काम करने के लिए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो भी लेटर मिलता है, मान लो किसी को जॉब पे लेटर मिलता है, तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए होते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, मंथली सैलरी मिलेगी, इतनी मिलेगी, वगैरह सारी चीजें। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर जो जॉब देता है और द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय जो कि जॉब ले रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न एंड ओरल, मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और इसमें क्या लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, जो भी जॉब मिल रही है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज रिटर्न, रिवॉर्ड एंड रिटर्न। क्या मिलता है रिटर्न में एम्प्लॉय को, उसको मिलती है जी सैलरी या वेजेस रेगुलर इंटरवल पे, महीने टू महीने। ओके, नेचर ऑफ वर्क, काम क्या होता है उसका, उसका वो सारा काम होता है जो उसको एम्प्लॉयर बताए। ठीक है जी, आपको पता है लॉयर का काम केस लड़ना है, आपको पता है बिजनेसमैन का काम बिजनेस करना है, बट एक एम्प्लॉयर जो होता है, जब वो एम्प्लॉय को जो भी काम देगा ना वो करना ही पड़ता है, चाहे वो अभी करे चाहे बाद में, ना नहीं कह सकता वो एम्प्लॉय, अगर ना कह देगा तो परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, घर पे बैठा देगा उसको। ठीक है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क एज प्रेस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर, जो प्रेस्क्राइब करता है ना एम्प्लॉयर, वही काम किया जाता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कितने पैसे की जरूरत पड़ती है एक एम्प्लॉय बनने के लिए, जीरो। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है पैसे की। पैसे की क्या जरूरत है जॉब लेने के लिए, है ना। बोले के लोग पैसे लेके गवर्नमेंट जॉब लेते, उसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, वो अलग है। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी जॉब करने के लिए लीगली पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है कि कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि इसमें क्या किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, और ये रूल्स और रेगुलेशन जो होता है वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है जो एम्प्लॉयर बताता है। तो ये लिखा है कि एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द नॉर्म एंड द बिहेवियर, नॉर्म ऑफ बिहेवियर एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जो बताया उसी को फॉलो वगैरह करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन जी, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एम्प्लॉय बनने के लिए, बिल्कुल चाहिए होती है। एम्प्लॉय इज पोजेस क्वालिफिकेशन एंड द ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए एक एम्प्लॉय के पास जो कि एम्प्लॉयर मांग रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जी अगर आप सीए हो, ठीक है, तो ही मैं आपको जॉब पे रखूंगा, ठीक है, तो जो सीए नहीं होगा उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो एम्प्लॉयर जो बोलता है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि एम्प्लॉय के पास। ठीक है जी, अब इस चैप्टर का जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉय में डिफरेंस बताओ या एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि द मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, बिजनेस कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। देखो बिजनेस जो होता है वो एंटरप्रेन्योर यानी जो ओनर होता है, जो बिजनेस करने वाला, एंटरप्रेन्योर का मतलब ये एक तरह से जिसका आइडिया होता है उसके डिसीजन पे मैटर करता है। अगर उसने डिसाइड कर लिया किसी बिजनेस करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है। और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है कि जो बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो वो करने के बाद वो बिजनेस कैसे भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया ना। यानी एक बिजनेस कब स्टार्ट होगा, जब जब वो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर दे और जब बिजनेसमैन अपना मन बना ले, जो एंटरप्रेन्योर अपना मन बना ले कि जी अब करना है। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि प्रोफेशनल बॉडी यानी एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए। अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का, यानी आप एक सर्टिफाइड लॉयर होने चाहिए, तभी आप लॉ वगैरह, तभी आप केस वगैरह लड़ सकते हो। ठीक है, और एक एम्प्लॉय बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो सिंपल सीधी बात है, यहाँ तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट लेटर तो चाहिए, साथ में एक सर्विस एग्रीमेंट भी चाहिए, तब आप करना स्टार्ट कर सकते हो। और ये ओरल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय बनने के लिए रिटर्न भी हो, जैसे कि हमने एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में देखा था। ओके जी, क्वालिफिकेशन, कितनी पढ़ाई लिखाई चाहिए जी, बिजनेस में तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई बंदा बिजनेस कर सकता है। अगर बात करूं मैं जी प्रोफेशन की, तो हाँ इसमें जो है एक्सपर्टीज चाहिए होती है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपको, ठीक है, लॉयर बन रहे हो तो लॉयर की एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपको। ओके, स्पेसिफिक फील्ड में अच्छे से आप स्किल्ड होने चाहिए। और इसमें क्या होती है, और अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो इसमें भी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती है जो कि एम्प्लॉयर मांग रहा है, प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है जी, अब बात करते हैं रिवॉर्ड की। क्या मिलता है रिटर्न में, बिजनेसमैन को मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशनल को मिलता है प्रोफेशनल फीस,
और हमारे एम्प्लॉय को मिलती है जी सैलरी। ओके, नेक्स्ट है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस में जो कैपिटल है, पैसे की जरूरत, अब उसके बिजनेस के हिसाब से, उसके साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से पड़ती है। उसका साइज जो है बिजनेस का बड़ा है तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, छोटा है तो छोटी कम पैसे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो इसमें चाहिए लिमिटेड कैपिटल फॉर स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिश होने के लिए लिमिटेड कैपिटल, यानी पढ़ाई लिखाई के लिए। लॉयर अगर आपको बनना है, ठीक है, तो लॉयर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए, जितने में आपकी पढ़ाई हो जाए। ठीक है, या चेम्बर लेने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता चेम्बर क्या होता है, मतलब लेना पड़ता है चेम्बर लॉयर को। और अगर बात करूँ एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय को कोई पैसे की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है जी, नेक्स्ट है रिस्क की बात करते हैं। तो बिजनेस के अंदर तो हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कभी भी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चौपट हो सकता है आपका बिजनेस। इसमें क्या होता है, मॉडरेट रिस्क होता है। मॉडरेट रिस्क, मान लो जैसे कि कोई लॉयर है, तो कोई अगर नहीं आता उसके पास, उसका लॉस नहीं होगा कभी भी, बट उसको फीस भी नहीं मिलेगी। ठीक है, बट इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है। ठीक है, बट इसमें कोई रिस्क नहीं होता, जॉब पे लगे हो तो सैलरी मिलेगी, काम करोगे तो सैलरी मिलेगी। ठीक है जी, रिस्क नहीं होता इसमें। इसको 101% पता है कि इसका लॉस नहीं होगा। लॉयर में कभी कभी लॉस हो सकता है, कैसे, मान लो उसने ये बोला कि जो पूरा का पूरा केस चलेगा ना, लॉयर कहता है मैं अभी पैसे दूंगा, आप एंड में देना, जो भी खर्चा होगा अभी मैं करूंगा। बंदा बीच में कह देता है नहीं जी मेरे को अब केस नहीं लड़वाना आगे, तो फिर थोड़ा सा हो गया ना नुकसान वगैरह उसका। पैसे मिलते हैं उसको, लॉयर को फिर भी पैसे दिए जाते हैं। चलो जी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि आप जो भी आप काम कर रहे हो अपने बच्चे को, अपने बेटे वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हो। तो हाँ, बिजनेसमैन तो कर सकता है जी, फॉर्मेलिटी करनी होती है। बिजनेस का जो ओनर है वो अपने बेटे को बना दो, उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा फिर उसका बिजनेस। क्या कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है, नॉट पॉसिबल। क्या कोई एम्प्लॉय ऐसा कर सकता है, नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकता। वो अपने बेटे को जॉब नहीं दिलवा सकता वो अपनी। ठीक है, और साथ ही में 2-3 पॉइंट और है, जैसे कि मोटिव। तो इसका मोटिव होता है जी क्या, बिजनेसमैन का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, पैसा कमाना होता है। दूसरी बात अगर बात करें प्रोफेशन की, तो कहीं ना कहीं उसका जो मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना और उससे फीस वगैरह लेना। ठीक है, और एम्प्लॉय की बात करें तो इसका मेन मोटिव होता है कि सैलरी कमाना और अपना लाइवलीहुड वगैरह चलाना। ठीक है, अगर काम की बात करें तो बिजनेसमैन का क्या काम होता है, बिजनेसमैन का काम सेल, परचेज और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना कंज्यूमर को। और अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो वो एक्सपर्टीज जो है उससे लोगों की हेल्प करना, जिसमें भी वो एक्सपर्टीज है उससे लोगों की हेल्प करना या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। और बात करें कि जी एक एम्प्लॉय जो होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम बेसिकली यही होता है कि अपने एम्प्लॉयर की बात मानना, जो भी उसने काम दिया उसको करना। ओके जी, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ओके, अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप बताना कि वो प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है। ध्यान से सुनो। ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, वो ट्यूशन पढ़ाता है, उसका कोचिंग सेंटर है, वो क्या है, वो बिजनेस है, वो प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट है। आप बताना, बड़े ध्यान से सोच के बताना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही लिख दो, सोच लो पहले उसके बाद बताना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो अच्छी लगी होगी। बाकी मैं जो आंसर बोले थे ना, इनके क्वेश्चन पूछे थे, उनका मतलब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, इसका भी पार्ट सेकंड भी रहता है दोस्त। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, बट मैंने नोट्स के साथ बनाया है ताकि आपको समझ भी आए और अच्छे से क्लियर भी हो, आपको दिक्कत भी ना आए। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, बाकियों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि नोट्स की जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं बच्चों में रहती है और खासकर बिजनेस में तो रहती ही रहती है 100%। आप देखना फर्स्ट टर्म में ही आपको पता चल जाएगा, तो ऐसी दिक्कत ना हो, उसी के लिए मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है जी, और एक और बात बता दूं यार कि टेलीग्राम पे एक चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में कॉमर्स। ठीक है, आर्ट्स वाला भी है, आर्ट्स वाले को ज्वाइन नहीं करना आपको, कॉमर्स वाले को ज्वाइन करना है। ठीक है, वहां पर मैं सारे के सारे स्टफ अपलोड कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साथ में एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, मेन पॉइंट स्टडी का पेज है, तो वहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें वगैरह बताते रहता हूँ आपको, और बता दूंगा, अभी तो नहीं डाला बट बता दूंगा जो भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी हो मेरे को, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी यूट्यूब पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है 5-10 सेकंड की, बट इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं वहां पर आपको लिए पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पर भी कनेक्ट रह सकते हो। बाकी मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, अगर आप फॉलो करना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही।
ठीक है। और साथ ही में एक और चीज़ बता दूंगा, मेरे को पता है 11th-12th के बच्चों को कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एक न्यू चैनल बनाया है मेन पॉइंट टेक करके, ठीक है जी। 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और बेसिकली मेरा मोटिव उस चैनल का बनाने का यही है कि वहाँ पर मैं ये बताऊँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया। यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने अर्न किया, और मेन चीज़ ये है कि आप उसे कैसे अर्न कर सकते हो। क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। आगे पीछे से मेरे कहने का मतलब है कि किसी ने मेरे को गाइड नहीं किया, बट वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा, सिर्फ यूट्यूब नहीं और भी अलग अलग अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। और मैं वहाँ 2 वीडियो डाल चुका हूँ, एक तो इंट्रोडक्शन है और दूसरे में मैं अपनी पूरी अर्निंग अच्छे से बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एक गेमिंग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी 2 चैनल का और लिंक दे रखा होगा आपको, एक ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइम मैं आपको पूरी दिल्ली घुमाऊंगा, अभी तो नहीं घुमाऊंगा, कोविड के बाद देखेंगे जो भी होगा या नहीं होगा तो वो, और साथ में एक यूनिक वर्ल्ड वाला भी है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।